तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स ओपी में। नाउ हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नाउ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स सीबीएसई के सिलेबस से निकल चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ आईएससी वाले ही देखें ताकि उन लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो। तो अब ये इस चैप्टर में हम लोग सीखने से पहले, इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वर्क कैसे करता है। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट होने से नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। नाउ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वर्क कैसे करता है ये समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैसे वर्क करता है। देखिए, सिर्फ मैकेनिज्म देखिए। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में क्या होता है, एक इन्वेस्टर होता है और एक कंपनी होता है। इन्वेस्टर जो है अपना पैसा उस कंपनी को देता है और उसके अगेंस्ट कंपनी जो है डिबेंचर्स इशू करती है इन्वेस्टर को। एज सिंपल एज दैट। एक नॉर्मल कमोडिटी जो हम लोग खरीदते बेचते हैं वैसे ही होगा यहाँ पे। रिडेम्पशन में उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। एक इन्वेस्टर वही इन्वेस्टर है और वही एबीसी लिमिटेड है। रिडेम्पशन में क्या होता है कि पैसा जो एबीसी लिमिटेड ने लिया था पिछली बार उसको आप वापस करेंगे और इनसे डिबेंचर्स वापस ले लेंगे। रिडेम्पशन एक रीपेमेंट ऑफ लोन के जैसा है। जैसे कि आप किसी से लोन लेते हैं 500 रुपये और उसको जब आप चुका देते हैं तो वो भी एक तरह का रिडेम्पशन ही हुआ। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म। ना अब हम लोग चले आते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, 3 मेथड हमारे पास अवेलेबल है रिडेम्पशन करने के लिए। पहला वाला है आउट ऑफ कैपिटल, दूसरा वाला आउट ऑफ प्रॉफिट और तीसरा वाला आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। मैं ये आउट ऑफ प्रॉफिट पहले समझा दूं। ये आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करने के लिए जो फंड्स चाहिए वो प्रॉफिट से आएंगे। मतलब हम लोगों बिजनेस ने इतने साल काम करके जो पैसे बनाए हैं प्रॉफिट से, उसको इस्तेमाल करेंगे रिडेम्पशन करने के लिए। तो जब हम लोग प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं रिडेम्पशन करने के लिए तो हम लोगों को 100% डीआरआर क्रिएट करने की ज़रूरत है। 100% डीआरआर की मतलब, डीआरआर का मतलब हो गया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये एक रिजर्व होता है जो हम लोग प्रॉफिट से सेट असाइड करते हैं। तो अगर पूरा ही पैसा हम लोग प्रॉफिट से ले रहे हैं तो हम लोगों को 100% डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा ना। सो 100% डीआरआर इन केस ऑफ रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर है आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया कि रिडेम्पशन करने के लिए हम लोगों के पास जो फंड्स चाहिए वो कहाँ से आएगा, वो दूसरे सिक्योरिटीज से आएगा। से शेयर्स इश्यू करके डिबेंचर्स रिडीम कर लो। तो ये आउट ऑफ कैपिटल हो गया। तो इसमें क्या डीआरआर क्रिएट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट से पैसा नहीं ला रहे। दूसरे डिबेंचर्स, दूसरे शेयर्स का पैसा, दूसरे सिक्योरिटीज़ का पैसा इस्तेमाल करके डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं। ना यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट में दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ पैसा कैपिटल से लेते हैं और कुछ पैसा प्रॉफिट से लेते हैं। तो यहाँ पे है 10% डीआरआर क्रिएट करने की आपको ज़रूरत है ना। डीआरआर का मैंने फुल फॉर्म बता दिया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये क्या है? ये एक रिजर्व है जो आउट ऑफ प्रॉफिट बनता है। ठीक है ना। उसके बारे में 2 डिटेल आपको यहाँ पे जानने की बहुत ज़रूरत है। एक है इट इज़ क्रिएटेड इन द लास्ट ईयर एंड फ्रॉम द ईयर ऑफ रिडेम्पशन। मतलब जो भी ईयर ऑफ रिडेम्पशन है उसका लास्ट 31 मार्च में डीआरआर क्रिएट होगा। दूसरा है इट इज़ क्रिएटेड ऑन 10% और इन केस 100% भी हो सकता है ऑन द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए, सपोज ₹1 लाख डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं ऑन 31 मार्च 2020। तो मुझे बताइए डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या है? डेट ऑफ रिडेम्पशन होगा, जो भी डेट ऑफ रिडेम्पशन है यहाँ पे लिखा है 31 मार्च 2020। अब मैं पूछता हूँ कि डेट ऑफ रिडेम्पशन तो आपको मिल गया 31 मार्च 2020। अब हम लोग इस डेट को देख के बताइए कि डेट ऑफ क्रिएटिंग ऑफ डीआरआर कौन सा होगा। क्रिएटेड इन द लास्ट ईयर एंड फ्रॉम द ईयर ऑफ रिडेम्पशन। मतलब ये वाला जो डेट ऑफ रिडेम्पशन है इससे लास्ट 31 मार्च देखिए कौन सा दिख रहा है, 31 मार्च 2019 ना। And what is the value of DRR? Created 10% और 100% on the debentures outstanding. Total debentures जितने आउटस्टैंडिंग है उस पे 10%। तो यहाँ पे debentures outstanding 1 लाख है, 1 लाख का 10%, that gives me 10,000।
तो ये है हमारा DRR के बारे में फुल डिस्कशन। उसका डेट कौन से डेट में वो बनता है और किस वैल्यू से बनता है, ठीक है ना। अब आइए यहां पे लिखा है कि हु कैन इश्यू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स किसको इश्यू करने की जरूरत है, कौन कौन करता है। देखिए टोटल 6 एंटिटी है, मैंने लास्ट वाले को 2 को बाइफिकेट कर दिया, क्यों क्या है बाद में बताता हूं। हु कैन इश्यू डिबेंचर्स, कौन कौन इश्यू डिबेंचर्स कर सकते हैं। पहला ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड वाला है बैंकिंग कंपनीज। थर्ड इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये इसके केस में ये भी लिख सकते हैं आप लोग LIC, IDFC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये लोग भी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। ये 1 से 3 ना, ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, सारे के सारे जो फाइनेंसेस में डील करते हैं। फोर्थ वाला जो है ये है ऑल लिस्टेड कंपनीज, जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में सेबी में लिस्टेड है, वो यहाँ पे आ गया। अनलिस्टेड कंपनीज का मैंने 2 पॉइंट बनाया है। अनलिस्टेड कंपनीज का पहला पॉइंट है कि अनलिस्टेड NBFC एंड HFC। अनलिस्टेड NBFC एंड HFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो लिस्ट नहीं हुआ है, और हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो लिस्ट नहीं हुआ है। NBFC और HBFC को छोड़ के जितना भी हमारा अनलिस्टेड कंपनीज है उसको मैंने पॉइंट नंबर 6 में डाल दिया ना। ये पॉइंट नंबर 6 में क्या क्या हो सकता है। अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो यहाँ पे आएगा। अनलिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी वो यहाँ पे आएगा। अनलिस्टेड एनालिटिकल कंपनी वो यहाँ पे आएगा। अनलिस्टेड कोई भी कंपनी हो अदर देन NBFC एंड HBFC वो पॉइंट नंबर 6 में आता है ना। ये मैंने आपको चार्ट बताया क्यों, ये मैंने आपको चार्ट इसलिए बताया क्योंकि 1 से लेके 5 तक का जो एंटिटीज है उन लोगों को कोई DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। मतलब 1 से लेके 5 तक को आउट ऑफ कैपिटल ये लोग रिडेम्पशन कर सकते हैं, बट आखिरी वाले को, सिक्स्थ वाले को ये लिबर्टी नहीं है। दे हैव टू क्रिएट DRR आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करना होगा, विच मीन्स क्रिएशन ऑफ DRR। 1 से लेके 5 वाले को मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ऑल लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड NBFC एंड HBFC को DRR क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो आउट ऑफ कैपिटल भी रिडीम कर सकते हैं, बट जो अदर अनलिस्टेड कंपनीज हैं वो या तो आउट ऑफ कैपिटल करे, आउट ऑफ प्रॉफिट करे, या फिर पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट या पार्टली आउट ऑफ कैपिटल करे। तो यही था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होने से। थैंक यू वेरी मच।